हेलो एंड वेलकम बैक टू पढ़ो सोचो। तो लास्ट क्लास में जैसा कि हमने कहा था, हम एक डेडिकेटेड पीवाईक्यू सीरीज शुरू करेंगे जिसमें ऑफिशियल सीटेड क्वेश्चन पेपर डिस्कस किए जाएंगे। पहला वीडियो ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इसके आगे ध्यान देंगे, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो आप चाहे जितना क्लियर कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हो, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो एग्जाम हॉल में प्रॉब्लम होनी है। सो ट्राई टू सॉल्व मोर एंड मोर क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला क्वेश्चन, एक्सपीरियंशियल लर्निंग स्ट्रेसेस ऑन, अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है? कंट्रोल ऑफ टीचर ऑन द लर्निंग ऑफ चिल्ड्रेन, बच्चों के अधिगम पर शिक्षक के नियंत्रण पर। द रोल ऑफ रीइंफोर्समेंट इन लर्निंग, सीखने में पुनर्बलन की भूमिका पर। इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिटिकल रिफ्लेक्शन, आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर। या लास्ट वन, लर्निंग एज अ प्रोडक्ट रेदर देन अ प्रोसेस, एक प्रक्रिया के बजाय अधिगम को एक उत्पाद के रूप में देखने पर। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? चलिए समझते हैं। पहले बात करते हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग किसकी थ्योरी है? ये डेविड कोल्ब। डेविड कोल्ब बात करते हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग की। अब ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले कह रहा है कंट्रोल ऑफ टीचर, तो याद रखेंगे न्यू पेडागोजी क्लियरली स्टेट करती है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, अथॉरिटेटिव टीचर नहीं। टीचर एज अ फैसिलिटेटर होना चाहिए। वी नीड टू फैसिलिटेट स्टूडेंट्स, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन। दूसरा बात कर रहा है द रोल ऑफ री इन्फोर्समेंट इन लर्निंग। री इन्फोर्समेंट की बात कोल्ब ने कहीं नहीं की है। कोल्ब ने बात की है रिफ्लेक्शन की, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन। इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिटिकल रिफ्लेक्शन, सो ऑप्शन नंबर 3, आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर। लर्निंग एज ए प्रोडक्ट, नो। सो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। डेविड कोल्ब की एक्सपीरियंशियल लर्निंग की थ्योरी है, ये एग्जाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Which of the following is an effective method to enhance problem solving skills in children? बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए कौन सा प्रभावी तरीका है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट वन, डिस्करेजिंग इंडिपेंडेंट थिंकिंग एंड फोकसिंग ऑन डिक्लेरेटिव नॉलेज, स्वतंत्र चिंतन को हतोत्साहित करना और घोषणात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करना। ऑप्शन 2 है एनकरेजिंग देम टू अवॉइड डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स, कठिन समस्याओं से बचने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना। थर्ड है प्रोवाइडिंग देम विथ रेडीमेड सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम्स, उन्हें समस्याओं का तैयार समाधान उपलब्ध कराना। गिविंग देम अपॉर्चुनिटीज टू ब्रेनस्टॉर्म, उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने के अवसर देना। कौन सा ऑप्शन सही है? चलिए देखते हैं। सबसे पहले निगेटिव वर्ड्स को हटाते जाते हैं। बेस्ट पैटर्न है सॉल्व करने का, निगेटिव वर्ड्स को अवॉइड कीजिए। डिस्करेजिंग इंडिपेंडेंट थिंकिंग, हतोत्साहित करना स्वतंत्र चिंतन को, गलत हो जाए। इनकरेजिंग देम, इनकरेज करना है। अवॉइड डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स, गलत हो जाएगा। ध्यान रखिए, अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप करनी है तो आपको बच्चे को मौका देना चाहिए कि वो प्रॉब्लम को सॉल्व करे। अगर उसको आप मौका ही नहीं देंगे सॉल्व करने के लिए तो कभी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप नहीं होगी। सो ऑप्शन नंबर 2 गलत। रेडीमेड सॉल्यूशन, रेडीमेड सॉल्यूशन अगर आपने प्रोवाइड करा दिया तो बच्चा कुछ नहीं सीखेगा, वो सिर्फ कॉपी कर लेगा, रोट मेमोराइजेशन होगा। और एनईपी आप देख लीजिए, एनसीएफ देख लीजिए, रोट मेमोराइजेशन को सीधा नेग्लेक्ट करते हैं, अवॉइड करते हैं। सो हमारा ऑप्शन नंबर 4 अप। सो हमारा ऑप्शन नंबर 4 अपॉर्चुनिटीज टू ब्रेन स्टॉर्म, बच्चों को प्रॉब्लम दे दीजिए, उनको खुद सीखने दीजिए, उनको ट्राई करने दीजिए। लेट देम मेक मिस्टेक, गलतियां करेंगे तभी सीखेंगे। दिमाग में ये रखना है आपको। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल तभी डेवलप होगी जब बच्चे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे रिपीटेड। मिस्टेक्स होना कॉमन है, मिस्टेक्स लर्निंग का प्रोसेस का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये चीज ध्यान रहेंगे आपका। सो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असर्शन रीजन बेस्ड, सेम ट्रिक। सबसे पहले दोनों स्टेटमेंट रीड करेंगे, देखेंगे दोनों स्टेटमेंट सही है कि नहीं। बाद में हम बीच में बिकॉज या क्योंकि वर्ड जोड़ करके दोनों एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले टीचर शुड क्रिएट अ मीनिंगफुल एनवायरनमेंट
which seeks active participation and engagement of children. शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी और संलग्नता हो. All children are intrinsically motivated to learn and are capable of learning. सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं. कौन सा ऑप्शन सही है? चलिए देखते हैं. पहले बात कर रहा है टीचर शुड क्रिएट अ मीनिंगफुल एनवायरनमेंट. यस, दिस इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर. टीचर की ये जिम्मेदारी है कि वो एक सार्थक वातावरण का निर्माण करे जिसमें सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी हो. सो हमारा ऑप्शन एक सही है. सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते. हाँ, हर एक बच्चा, सभी बच्चे आंतरिक रूप से बहुत प्रेरित होते, उन्हें सीखना अच्छा लगता है. जीन पियाजे ने क्या कहा है? दे आर लिटिल साइंटिस्ट. सो मतलब सीखने के लिए आंतरिक रूप से वो प्रेरित रहते हैं और वो सीखने में सक्षम होते हैं. ठीक है, तो स्टेटमेंट तो दोनों सही है. अब देखते हैं एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं. शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सही बच्चों को सक्रिय भागीदारी और संलग्नता हो क्योंकि बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं. हमारे स्टेटमेंट से हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर 2 बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. Which of the following process does not contribute to the course of learning? Word not. Not contribute to the course of learning. निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है? ऑर्गेनाइजेशन, कैटेगराइजेशन, कंसेप्चुअलाइजेशन, डिकॉन्टेक्चुअलाइजेशन. संगठन, वर्गीकरण, वैचारिकता, गैर प्रासंगिकरण. बताइए. चलिए देखते हैं. ऑप्शन नंबर 1 है ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन में संगठन करना. जैसा कि हमने पढ़ा है थ्योरीज में, हमारे जिन प्यारे क्या बोलते हैं, स्कीमा जो होते हैं, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, बात क्या होता है, ऑर्गेनाइज होते हैं. तो ऑर्गेनाइजेशन जरूरी है. तो ये क्या कंट्रीब्यूट करता है. कैटेगराइजेशन, हाँ, अगर ज्ञान को हम कैटेगराइज करते हैं, जैसे कि जियोग्राफी अलग हमने कैटेगराइज कर दी, मैथ्स हमने अलग कैटेगराइज कर, हिंदी के कॉन्सेप्ट अलग कैटेगराइज करे, तो इससे क्या होता है, लर्निंग प्रोसेस इजी हो जाता है. तो ऑप्शन नंबर 2 भी हमारा सही है. कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, वैचारिकता. कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत जरूरी. हम अपने से अपना एक एक कॉन्सेप्ट, हर एक चीज का क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है. कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन जितना क्लियर होगा उतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी. तुम्हारा ऑप्शन 3 भी कोर्स ऑफ लर्निंग में कंट्रीब्यूट करता है. डीकॉन्टेक्चुअलाइजेशन, ये हमारा कंट्रीब्यूट नहीं करता है क्योंकि हर एक कॉन्सेप्ट का एक कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए. कॉन्टेक्चुअलाइजेशन कंट्रीब्यूट करता है, डीकॉन्टेक्चुअलाइजेशन कंट्रीब्यूट नहीं करना है. तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही होगा क्योंकि बात कर रहा है डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द कोर्स ऑफ लर्निंग. सो ऑप्शन नंबर 4. ध्यान देंगे जब क्वेश्चन में कभी नॉट वर्ड आए तो उस पर थोड़ा फोकस करेंगे. बहुत बार जल्दबाजी में ये गलतियां होती हैं. Which of the following is an example of a question that requires students to reflect on their own thinking? Reflect on their own thinking. निम्नलिखित में कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है? पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन नाउन्स एंड वर्ब्स इन अ सेंटेंस? वाक्य में संज्ञा और क्रिया के बीच में क्या संबंध है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ वर्ब? क्रिया की परिभाषा क्या है? हाउ डू यू चेंज अ वर्ब टू द प्रेजेंट टेंस? आप क्रिया को वर्तमान काल में कैसे बदल सकते हैं? लास्ट है हाउ हैज योर थिंकिंग अबाउट द यूज ऑफ वर्ब चेंज सिंस द बिगिनिंग ऑफ द क्लास? कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदली है? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है जो बच्चों को सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है? चलिए समझते हैं. क्वेश्चन क्या है, रिफ्लेक्ट ऑन दियर ओन थिंकिंग. ये क्या हो जाएगा, सोच पर विचार करना, मीन्स मेटा कॉग्निशन या मेटा थिंकिंग. ओके, मेटा थिंकिंग क्वेश्चन जो भी होंगे वो डायरेक्ट नहीं होंगे. व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन नाउन्स एंड वर्ब? डायरेक्ट क्वेश्चन है तो ये नहीं होगा. इसमें कुछ नहीं सोचना, आपने याद किया हुआ है, आप बोल देंगे. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ डायरेक्ट क्वेश्चन है. हाउ डू यू चेंज अ वर्ब टू द प्रेजेंट? हाउ डू यू चेंज, डायरेक्ट क्वेश्चन. सोच पर तब आप विचार करेंगे जब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होगा. ओपन क्लोज एंडेड क्वेश्चन नहीं, ओपन एंडेड क्वेश्चन होने चाहिए. सो
फोर्थ क्वेश्चन का हाउ हैज योर थिंकिंग अबाउट द यूज ऑफ, ध्यान देंगे जब भी मेटा थिंकिंग की बात होगी उस क्वेश्चन में ऐसा आपको लिखा हुआ है आपकी समझ कैसे बदले, आपके क्या विचार हैं, अपने शब्दों में बताइए। जब ऐसे क्वेश्चन होंगे उसमें आपको अपनी ओन थिंकिंग के बारे में सोचना होगा। सो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Which of the following is an example of an internal attribution for failure? निम्नलिखित में कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है? आंतरिक आरोपण, ऑप्शन देखते हैं। I received a low grade because the teacher is tough grader. मुझे निम्न ग्रेड प्राप्त हुआ क्योंकि शिक्षक कठोर तरीके से आंकते हैं। I failed the test because I did not study. मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की। I did not get good marks because the teacher was biased. शिक्षक के पक्षपाती होने के कारण मुझे अच्छे अंक नहीं मिले। I failed the test because my friends were distracting me. मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मेरे दोस्त मेरा ध्यान भटका रहे थे। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? चलिए देखते हैं। बात हो रही है इंटरनल एट्रीब्यूशन की, आंतरिक आरोपण की। आंतरिक में हम खुद के लिए जो हमारे खुद के टास्क होते हैं, जो हमारे खुद के एक्शन होते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। पहले ऑप्शन में बात हुई है शिक्षक के प्रति, आंतरिक नहीं है, ये एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन है। दूसरे में बात हो रही आई डिड नॉट स्टडी, क्योंकि मैंने खुद नहीं पढ़ाई की इसीलिए मैं फेल हो गया। सो ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या है? आंतरिक आरोपण है। ऑप्शन नंबर 3 क्या है? टीचर वाज बायस्ड, एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन। माय फ्रेंड डिस्ट्रैक्शन में एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन। जब हम किसी भी चीज के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराते हैं, परिस्थितियों को या डिफरेंट सिनेरियोस को, वो होता है एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन या बाह्य आरोपण। लेकिन जब हम खुद के अंदर खुद को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं तो वो होता है इंटरनल एट्रीब्यूशन। Who among the following critique the concept of general intelligence and proposed an alternative theory of intelligence? निम्नलिखित किसने सामान्य बुद्धि की अवधारणा की आलोचना की और बुद्धि का एक वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तावित किया? जीन पियाजे, लेवेगस्की, चार्ल्स स्पीयरमैन, हार्वर्ड गार्डनर। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? चलिए देखते हैं। यहां पे आपको दो चीज ध्यान रखनी है। सबसे पहले एलिमिनेट करते हैं। जीन पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करते हैं, संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी दी है, इनको बाहर कर दीजिए। वैगोस्की सोशियो कल्चर की थ्योरी दिए हैं, ये भी बाहर हो गए। अब बचे स्पीयरमैन और गार्डनर। इन दोनों ने इंटेलिजेंस से रिलेटेड थ्योरी दी है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है वो ध्यान में रखिए। स्पीयरमैन ने जो थ्योरी दी उसे जी फैक्टर थ्योरी कहते हैं, या वन इंटेलिजेंस की बात इन्होंने की, इन्होंने सबसे पहले प्रपोज की थी। इसी को हार्वर्ड गार्डनर ने क्रिटिक किया, आलोचना की और थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस प्रपोज किया, जिसमें इन्होंने 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस की बात की है। लास्ट वीडियोस में हमने डिस्कस किया, इसी रिलेटेड क्वेश्चन था। सो क्वेश्चन कह रहा है जनरल इंटेलिजेंस एंड प्रपोज एन अल्टरनेटिव थ्योरी। पहली बात कर रहा है क्रिटिक की, तो किसने आलोचना की जनरल इंटेलिजेंस की? हार्वर्ड गार्डनर ने। और इन्होंने प्रपोज किया अल्टरनेटिव क्या? मल्टीपल इंटेलिजेंस या एट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। यहां पे ध्यान रखेंगे जब भी बात होगी वन इंटेलिजेंस थ्योरी किसने दी? स्पीयरमैन ने दी। मल्टीपल इंटेलिजेंस किसने दी? गार्डनर दी। हाउ वन इंटेलिजेंस को क्रिटिसाइज किसने किया? हार्वर्ड गार्डनर ने। ठीक है, इन दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है, तो सो क्लैरिटी अपने दिमाग में आप रखिएगा। स्पीयरमैन ने वन इंटेलिजेंस दिया है, गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस दिया है। 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इन्होंने बात की है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एज पर वाइगोत्स्की plays a significant role in the development of conceptual abilities among children. वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। टेंजिबल रिवॉर्ड्स, मूर्त पुरस्कार, पीयर कोलैबोरेशन, सहकर्मी सहयोग,
सोशल आइसोलेशन, सामाजिक अलगाव, स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम, मानकीकृत पाठ्यक्रम। बताइए कौन सा सही है? चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वाइगोस्की की। वाइगोस्की ने थ्योरी क्या दी है? सोशियो कल्चरल बेस्ड थ्योरी। इनकी थ्योरी में सोसाइटी का बहुत बड़ा योगदान है बच्चे के डेवलपमेंट में। तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं। मूर्त पुरस्कार, रिवार्ड एंड पनिशमेंट की बात इन्होंने की ही नहीं है, तो इसको हम कट कर देंगे। पीयर कोलैबोरेशन, सहकर्मी सहयोग, जब हम अपने दोस्तों से बात करते हैं, जब हम अपने ग्रुप में बात करते हैं, तो इससे क्या होता है? हमारा डेवलपमेंट होता है। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर 2 सही है अभी के लिए। सोशल आइसोलेशन, ये तो कंप्लीटली अपोजिट हो गया। सामाजिक अलगाव की बात वाइगोस्की करते हैं। वाइगोस्की कहते हैं समाज में रह करके ही बच्चा सीख सकता है। समाज हेल्प करता है, सोसाइटी हेल्प करती है बच्चे के लर्निंग में, डेवलपमेंट में। सो ऑप्शन नंबर 3 हमारा गलत है। स्टैंडर्डाइज करिकुलम, मानकीकृत पाठ्यक्रम, करिकुलम प्ले करता है रोल डेवलपमेंट में, लेकिन नहीं सिग्निफिकेंट रोल की जब बात आएगी और वाइगोस्की के अकॉर्डिंग, सो हमेशा पीयर कोलैबोरेशन, सोसाइटी पर्सपेक्टिव हमेशा हम ध्यान रखेंगे। वाइगोस्की जब भी आएंगे सोशल पर्सपेक्टिव होगा। जब जीन पियाजे आएंगे तब इंडिविजुअल लर्नर कंस्ट्रक्टिव है, खुद से लर्न करता है एनवायरनमेंट के थ्रू। इस चीज का डिफरेंस दिमाग में बना के रखेंगे। चलिए नेक्स्ट थ्योरी देखते हैं। अकॉर्डिंग टू वाइगोस्कीज थ्योरी, अगेन आ गई इनर स्पीच। वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक इज अ वे फॉर चिल्ड्रन टू कम्युनिकेट विथ एन इमेजिनरी फ्रेंड। बच्चों के लिए एक काल्पनिक दोस्त के साथ संप्रेषण करने का एक तरीका है। इज ए साइन ऑफ कॉग्निटिव इमेच्योरिटी, संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का प्रतीक है। साइन ऑफ डेवलपमेंटल डिले, विकासात्मक देरी का संकेत है। वे आर फॉर चिल्ड्रन टू रेगुलेट दियर ओन थिंकिंग, बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है। कौन सा ऑप्शन सही है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इनर स्पीच के लिए वाइगोत्स्की ने कहा क्या है। वाइगोत्स्की मानते हैं कि इनर स्पीच एक टूल है जो बच्चों को गाइड करता है। टूल दैट गाइड चिल्ड्रन। ओके, ये प्राइवेट स्पीच होती है जो बाद में चल के इनर स्पीच में कन्वर्ट हो जाती है। अब ऑप्शन देखते हैं। वे फॉर चिल्ड्रन टू कम्युनिकेट विथ एन इमेजिनरी फ्रेंड, नहीं, कोई काल्पनिक दोस्त से वो बात नहीं करता। इनर स्पीच खुद से बात करने का तरीका है। कॉग्निटिव इमेच्योरिटी, बिल्कुल नहीं। इनर स्पीच हेल्प करती है कॉग्निशन को डेवलप करने में। साइन ऑफ डेवलपमेंटल डिले, बिल्कुल नहीं। वे फॉर चिल्ड्रन टू रेगुलेट दियर ओन थिंकिंग, गाइड करता है, रेगुलेट करता है खुद की थिंकिंग को, जिससे उसका डेवलपमेंट होता है। वाइगोस्की ने इनर स्पीच को बहुत प्रायोरिटी दी है, इंपॉर्टेंस दी है बच्चे के डेवलपमेंट में। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 4-year-old Aparna says that a button is alive because it helps tie her shirt together. According to Jean Piaget, her thinking is characterized by। 4 वर्ष की अपर्णा कहती है एक बटन जिंदा है क्योंकि यह उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच की विशेषता है। कौन सा ऑप्शन सही है? ट्रांसडक्टिव रीजनिंग, एनिमिस्टिक थिंकिंग, सेंट्रेशन, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव थिंकिंग। पर चलिए ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 4-year-old अपर्णा, 4 वर्ष की। सो सेंसरी मोटर स्टेज होती है जन्म से 2 वर्ष तक। इसके बाद आती है हमारी प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो 4 वर्ष की बच्ची है, मींस प्री ऑपरेशनल स्टेज में है अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे। सो हाइपोथेटिकल डिडक्टिव थिंकिंग है हमारी फॉर्मल ऑपरेशन की, तो ये ऑप्शन हम निकाल देंगे सीधा ही। अब बचे हुए 3 ऑप्शन को देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसडक्टिव रीजनिंग की। बच्ची कह रही बटन जिंदा है, इसका ट्रांसडक्टिव रीजनिंग से कोई लेना देना नहीं है। फिर बात होती एनिमिस्टिक थिंकिंग, जीववादी चिंतन, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होता है। इसी में बच्चा कहता है चंदा मामा है ना। बच्चा जैसे
कुर्सी से गिर जाता है या कुछ है तो उसको लगता है कि धरती को चोट लग गई या कुर्सी को चोट लगी। निर्जीव चीज़ों को भी वो सजीव समझता है, ये होती है एनिमिस्टिक थिंकिंग। जब बच्चा किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स को समझे कि वो एक लिविंग थिंग है, लिविंग बिहेवियर शो करता है, तो उसे कहते हैं एनिमिस्टिक थिंकिंग या जीववादी चिंतन। तो बात हो रही अ बटन इज अलाइव, एक बटन जो कि निर्जीव है वो क्या है, अलाइव है, जिंदा है, अपर्णा का मानना है। तो ये क्या हुआ, जीववादी चिंतन या एनिमिस्टिक थिंकिंग। सेंट्रेशन हो गया किसी एक कॉन्सेप्ट पे फोकस करना, एक ही डायमेंशन पे फोकस करना। चाहे 2 गिलास आप दे दीजिए, एक वाइड हो, एक हाइट में ज़्यादा हो, तो बच्चे को लगेगा हाइट वाली गिलास में ज़्यादा पानी आएगा। इज़ इट क्लियर? थोड़ा डिटेल में, अगर आप अभी नहीं तो पिछले वीडियोज़ में आप जाके देख लीजिए, उसमें एक्सप्लेन किया गया है जीन पियाजे की स्टेजेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग ऑटिज्म? निम्नलिखित में से स्वलीनता वाले विद्यार्थियों की विशिष्ट विशेषता कौन सी है? सुपीरियर एबिलिटी ऑफ डिफरेंशिएटिंग फिक्शन फ्रॉम फैक्ट, कल्पना को तथ्य से अलग करने की श्रेष्ठ क्षमता, एडवांस सोशियो इमोशनल रेसिप्रोसिटी, उन्नत सामाजिक भावनात्मक पारस्परिकता, फ्रीक्वेंट रिपीटेटिव एंड रिकरिंग बिहेवियर, बार बार दोहराव और आवर्ती व्यवहार, हायर लेवल ऑफ कम्युनिकेशन स्किल, संवाद कौशलों का उच्च स्तर। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? चलिए देखते हैं। बात हो रही है ऑटिज्म की। ऑटिज्म में बच्चा क्या करता है, रिपीटेटिव बिहेवियर करता है, रिपीटेटिव बिहेवियर करता है। अब देखते हैं किस ऑप्शन में है रिपीटेटिव बिहेवियर की बात। सुपीरियर एबिलिटी ऑफ डिफरेंशिएटिंग नहीं, ऑप्शन नंबर 2 नहीं, ऑप्शन नंबर 3 बार बार दोहराव और आवर्ती। बच्चा बार बार उसी उसी पैटर्न को रिपीट करता है, बार बार क्वेश्चन पूछता है, तो ऑटिज्म में ये उसका कोर डायग्नोस्टिक है, ये चीज ध्यान रखेंगे। हायर लेवल ऑफ कम्युनिकेशन नहीं, बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल इवन प्रभावित होती है, अफेक्टेड होती है। सो ऑटिज्म रिपीटेटिव एंड रिकरिंग बिहेवियर है। नेक्स्ट देखते हैं। टू फैसिलिटेट क्रिटिकल थिंकिंग among learners, teachers should expose them to diverse situations and differing perspectives. Students learn and enrich their abilities to think critically and creatively as they engage in conversation across differences. शिक्षार्थियों के बीच समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को उन्हें विविध परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोणों से अवगत कराना चाहिए। जब विद्यार्थी विविध मतभेदों के बीच बातचीत में संलग्न होते हैं, तो वे समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की अपनी क्षमताओं को सीखते और समृद्ध करते हैं। कौन सा ऑप्शन सही है? तरीका सेम रखना है। चलिए देखते हैं। पहले हम दोनों स्टेटमेंट चेक करेंगे, फिर बाद में हम बीच में बिकॉज या क्योंकि जोड़ करके दोनों स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। सबसे पहले, टू फैसिलिटेट क्रिटिकल थिंकिंग को फैसिलिटेट करने के लिए टीचर शुड एक्सपोज देम टू डाइवर्स सिचुएशन एंड डिफरेंट पर्सपेक्टिव। सही बात है। अगर आपको क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करनी है तो डाइवर्स थिंकिंग, डाइवर्स सिचुएशन में एक्सपोज करना होगा बच्चे को। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 असर्शन हमारा सही है। स्टूडेंट्स लर्न एंड इनरिच देयर एबिलिटीज टू थिंक क्रिटिकली एंड क्रिएटिवली। बच्चे क्या होंगे, जब आप उनको बाहर एक्सपोज करेंगे विविध मतभेदों के बीच में, तो क्या होंगे, बच्चे आपस में बातचीत करेंगे, इंगेज होंगे डिफरेंट टाइप के कन्वर्सेशन में, उनको क्या डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिलेंगे, तो उनका क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगा। तो रीजन भी सही है। अब दोनों कंपेयर करके देखते हैं। शिक्षार्थियों के बीच समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को उन्हें विविध परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोणों से अवगत कराना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी विविध मतभेदों के बीच बातचीत में संलग्न होते हैं और वो समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की अपनी क्षमताओं को सीखते हैं और समृद्ध करते हैं। तो हमारा दोनों सही और दोनों एक्सप्लेन कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2। बिकॉज वर्ड आप लगाई, पहले दोनों को अलग अलग पढ़िए, दोनों स्टेटमेंट सही हो तो बीच में बिकॉज या क्योंकि वर्ड जोड़िए और पढ़ डालिए एक साथ। नेक्स्ट देखते हैं। द प्राइमरी गोल ऑफ लर्निंग शुड बी, प्राइमरी गोल ऑफ लर्निंग शुड बी, अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा है? मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट्स, बिकमिंग एक्सीलेंट एट रोट रिहर्सल, कॉम्पीटिंग विद पीयर्स, डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। बताइए क्या है? बहुत सिंपल है।
मेमोराइजेशन ऑफ एक रटने की बात को एनईपी एनसीएफ कंप्लीटली कैंसिल करते हैं, तो हमारा ऑप्शन गलत हो गया। बिकमिंग एक्सीलेंट एट रोट रिहर्सल, रोट की बात जहां भी आएगी वो हमारा ऑप्शन गलत होगा। रोट लर्निंग को प्रमोट नहीं करना है, ये चीज ध्यान रखेंगे। कंपीटिंग विथ पियर्स, ओके ठीक है, कंपीटिंग विथ पियर्स होना चाहिए, बट प्राइमरी गोल नहीं है लर्निंग का। सो ऑप्शन नंबर, डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। 21st सेंचुरी स्किल में सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करवाना। सो हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही होता है। तो प्राइमरी गोल लर्निंग का क्या होना चाहिए? क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएं, बच्चों को ऐसे एक्टिविटी कराए जिससे उनकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो। नेक्स्ट देखते हैं, चिल्ड्रन लर्न मोर इफेक्टिवली इफ अ कॉन्सेप्ट प्रोसीड फ्रॉम, बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा, ठीक है, ये बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट का रूल है, बताइए। कंफ्यूज? चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट कहता क्या है। जब लर्निंग की बात कहेंगे उसमें क्या है? लर्निंग प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ते हैं, राइट। पहले छोटी चीजें सीखेंगे, फिर उतनी कॉम्प्लेक्स स्टेज के साथ, एज के साथ चीजें कॉम्प्लेक्स होती जाती है। जैसे पहले हम अल्फाबेट सीखेंगे ABCD, फिर हम 2 वर्ड वाले वर्ड सीखेंगे, 2 लेटर वाले, फिर 3 लेटर वाले, धीरे धीरे क्या होगा? जनरल टू स्पेसिफिक। एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट बिल्कुल नहीं, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। अमूर्त से मूर्त की ओर नहीं जाते हैं, मूर्त से अमूर्त की ओर आते हैं। पहले बच्चों को क्या होता है? कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट दिए जाते हैं, कॉन्क्रीट सिचुएशन दी जाती, बाद में बच्चे उसको एब्स्ट्रैक्ट इमेजिन करके भी सॉल्व कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स टू सिंपल कभी नहीं, हमेशा सिंपल टू कॉम्प्लेक्स प्रोसीड करेंगे, सबसे अच्छा तरीका है। रेशनल टू इंपेरिकल बिल्कुल नहीं, इन दोनों का कोई लेन देन नहीं। सो हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही होता है। नेक्स्ट, वेरिएबिलिटी इन लर्निंग स्टाइल ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों को सीखने की शैलियों में विविधता should be valued and seen as a reflection of human diversity, को महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए। should be ignored and attempt should be made to bring uniformity in learning style, उपेक्षा की जानी चाहिए और सीखने की शैलियों में एक रूपता लाने का प्रयास किया जाना चाहिए। should not be taken into consideration, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए। शुड बी सीन एज अ बैरियर एंड हिंड्रेंस, प्रक्रिया में बाधा और अवरोध के रूप में देखा जाना चाहिए। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए, कभी भी निगेटिव वर्ड दिखाई दे, जब भी बात बच्चों के पर्सपेक्टिव से होगी, हमेशा उसको अवॉइड करना है, कट करना है। जैसे बैरियर एंड हिंड्रेंस, वेरिएबिलिटी इन लर्निंग, शैलियों में विविधता क्या कभी बैरियर हो सकती? नहीं, हर एक बच्चे का सीखने का पैटर्न अलग है, समझने का पैटर्न है, तो लर्निंग स्टाइल में डिफरेंशिएशन होना चाहिए, डाइवर्सिटी होनी चाहिए, वेरिएबिलिटी होनी चाहिए। तो हिंड्रेंस नहीं है, एडवांटेज है, एज ए टूल है। नॉट टेकन टू, बिल्कुल कंसीडर करना चाहिए। बच्चा गलत आंसर दे, मिस्टेक करे, इनकरेक्ट, तभी भी आपको कंसीडर करना है, सुनना है। नेक्स्ट, शुड बी इग्नोर्ड बिल्कुल नहीं, बच्चों को हमें कभी भी इग्नोर नहीं करना है, कोई भी सीखने की विधि हो उसे इग्नोर नहीं करना है। सो शुड बी वैल्यूड एंड सीन एज ए रिफ्लेक्शन ऑफ ह्यूमन डाइवर्सिटी, महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए। आई होप यहां तक क्लियर हो गए। प्रैक्टिस करते रहिए, कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करते रहिए, जितने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे उतने इजीली सॉल्व होंगे। ध्यान रखेंगे, आप जितना इजीली एलिमिनेट करते हैं, जितना इजीली आप नेगेटिव वर्ड को फाइंड करेंगे, इजीली आप सॉल्व करेंगे। कभी भी जल्दबाजी नहीं करना है, हमेशा। आई होप सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियोस में हम फिर मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ। ये सभी क्वेश्चन ऑफिशियल सीटेड पेपर के हैं, जिससे आपका पैटर्न भी क्लियर रहे, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, और ऑप्शन भी क्लियर रहे। तो चलिए, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।